एक्सिस कॉन्शियसनेस क्या चीज़ें होती हैं, इसमें किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं? आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपकी रियलिटी डिसाइड करते हैं। आप अगर ये सोचते हो कि दुनिया बहुत अच्छी है तो आपको सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा। हम आपके वो पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके अंदर की एनर्जी को, एलन मस्क 13 इयर्स में उसे रॉकेट बनाना आ गया था। ट्रोमैटिक इंसिडेंट्स होता है, आपका ब्रेन ना एक शॉक स्टेट में आ जाता है और सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहाँ पे वो शट डाउन हो जाता है। हम लोग अपने पेरेंट्स चूज करते हैं एज अ सोल लेवल पे, लेकिन आप देखो केयर कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं बच्चे की। पैसा कौन खर्च करता है? पेरेंट्स करते हैं। तो पेरेंट्स का भी कार्मिक बच्चों के साथ होता है। फाउंडेशन कोर्स वो किस तरह से लोगों को हेल्प करता है? हम इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, हम सारे पेन पॉइंट्स रिलीज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। हम लोग अपने जीवन में कई सारी समस्याओं से घिरे होते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए सोशल मीडिया और गूगल बाबा का सहारा भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को समस्या का समाधान मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समस्या का समाधान एग्जैक्ट नहीं मिल पाता। उसके बाद वो ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो उनकी समस्या को समझ सकें, उनके कर्मास को समझ सकें और उसका निदान कर सकें और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकें। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं वर्षा संगल जी, जो कि पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से लोगों को इसी तरह से हेल्प आउट कर रही हैं, मदद कर रही हैं, उनकी समस्याओं को समझती हैं, उनके कर्मास को समझती हैं और उन्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन देती हैं और वो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। गर्मी तो बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छी वाली हो रही है। एक्चुअली पता चल रहा है कि जून आ चुका है। हाँ जी। तो मैम, जैसे कि हमने अभी बात की कर्मास वगैरह की, आप बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मतलब इतनी सारी कि मैं खुद भी सोच नहीं पा रहा था। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप क्या क्या चीज़ें देखती हैं और किस तरह से लोगों को मदद करती हैं, किन किन चीज़ों में? मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर और फैसिलिटेटर हूँ। ओके क्या होता है, जब एक सोल फिजिकल बॉडी में आती है तो वो कुछ एजेंडाज लेकर आती है। ओके और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक फिजिकल बुक नहीं, एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एक बुक होती है जिसमें सब कुछ इनक्रिप्टेड होता है सोल के बारे में। जितनी भी लाइव्स, जितनी भी स्पीशीज़ की लाइफ सोल ने जी है, वो उसमें सब कुछ लिखा होता है। इनफैक्ट जो थॉट्स, एक्शंस, डीड्स आपने कभी सोचे होंगे, आपने बोला होगा या किया होगा, सब कुछ उसमें मेंशन्ड होता है। तो मैं वो सब, कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो एक स्पिरिचुअल असेसमेंट जब हम करते हैं, मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। अगर क्लाइंट मुझसे पूछता है तो कि मुझे जानना है कि आ कहाँ से रहा है, मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। रिकरिंग पैटर्न्स, लूप्स, लाइफ में इतनी परेशानियाँ, धोखे मिलने रिश्तेदारों में, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, हर वक्त एक स्टेक पे लगे रहना कि मैं अपना बचाव करती रहूँ क्योंकि मुझे सब लोग दुश्मनी नज़र आते हैं, सब मुझे मिसट्रस्ट करते हैं, मैं भी मिसट्रस्ट करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे आकाशिक रिकॉर्ड से पता चलती है, जिसमें आपका सोल लेसन होता है, लाइफ लेसन होता है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपकी सोल फैमिली मैंशन्ड होती है, उसमें कार्मिक बैगेजेस होते हैं, पास्ट लाइफ्स मैंशन्ड होती हैं, करंट लाइफ के इश्यूज होते हैं। इनफैक्ट उसमें देखकर हमें पता चल जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई एंटिटी पोजेशन या ब्लैक मैजिक या एंसेस्ट्रल ओथ वॉकर्स, ईवल आई, ऐसा कुछ है तो हम वो सारा देखकर स्टक इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ उसमें मेंशन्ड होता है, सब बताते हैं। तो एक्सिस कॉन्शियसनेस के माध्यम से आप बहुत सारा काम करती हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें देखती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब लाइफ में एक पॉइंट, क्योंकि आप 2 दशकों से ज़्यादा समय से इस फील्ड में वर्किंग है, तो एक कोई पॉइंट बताइए जहाँ से आपको लगा कि अब मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। ऋषभ, मैं आपको बताऊं, शायद मैंने चाहा नहीं था, मैं ऑटोमेटिकली इसमें आ गई। ओके आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी डिसफंक्शनल फैमिली। बहुत छोटी सी जगह से हूँ मैं, और बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली, एक्सट्रीमली डिसफंक्शनल फैमिली से, जो कहीं ना कहीं शायद हम सब लोग होते हैं, कोई मान लेता है, कोई नहीं मान पाता है। तो लाइफ के इंसिडेंसेस कुछ ऐसे रहे कि जहाँ मैंने बहुत बार ये रियलाइज़ किया और मुझे रियलाइज़ कराया गया कि यू आर एन अनवांटेड चाइल्ड, अनअटेंडेड चाइल्ड। तो ऐसा बच्चा ना वैसे ही अपने आप में बहुत सारे ग्रजेस, हेल्पलेसनेस, टेरर, फियर की एनर्जीज लेकर चलता है। उसका एस्टीम बहुत लो होता है, उसकी वर्थ बिल्कुल ज़ीरो होती है, क्योंकि हर वक्त तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको ब्लेम किया जाता है, पेरेंट्स का भी प्यार इतना नहीं मिल पाता है, अब्यूज़ बहुत झेले हुए थे मैंने अपनी लाइफ में।
एक बात मैं हमेशा मानती हूँ कि जिस एनर्जी के साथ आप होते हो ना, वही एनर्जी आपको कैरी फॉरवर्ड ले जाती है। मेरी एनर्जीज इस तरह की थी जो मेरे साथ हुआ अपने बचपन में, कि बड़े होकर भी जब मेरी शादी भी हुई ना, मैं ऐसी ही डिसफंक्शनल फैमिली में गई, क्योंकि वो पैटर्न्स और लूप्स होते हैं जो आप अट्रैक्ट वैसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स करेंगे। सो बहुत टफ टाइम मैंने अपनी मैरिज में निकाला, एंड आई यूज़ टू ऑलवेज आस्क कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। देखो मैं आपको सच बताऊं, हमारे परिवारों में क्या होता है, भगवान की पूजा कर लो, दान दक्षिणा दे दो, और कुछ नहीं तो पंडित को खाना खिला दो और हवन कीर्तन कर लो, यही होता है। पूजा, रामायण का पाठ कर लो, गीता का कर लो, मन को शांति मिलेगी। पर उससे कुछ हुआ नहीं था मेरी लाइफ में। कहते तो सब घरों में यही है ना कि बच्चों को खाना खिलाओ, तुम्हारे पाप कटेंगे, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं, कुत्ते को रोटी खिलाओ, ये सब। गाय के लिए रोटी सच बता रही हूँ ऋषभ, चैन नहीं पड़ता था, रातों में नींद नहीं आती थी। मैं स्लीपिंग पिल्स लेती थी तब भी मुझे नींद नहीं आती थी। आई वॉज इन सच अ बैड स्टेट ऑफ माइंड। ये किस टाइम की बात है? ये मैं आपको बता रही हूँ जस्ट आफ्टर मैरिज, 30 साल हो गए होंगे, मेरी शादी को ही 30 साल हो जाएंगे अब। तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन, एंड आई नेवर अंडरस्टूड कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। मैं तो कुछ ऐसा करती भी नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं जिसका भी भला करती हूँ वही मुझे बैक स्टैप करता है, मुझे धोखे ही मिलते हैं। और फिर एक पॉइंट मेरी लाइफ में ऐसा आया, मैंने कहा यार चलो, इन लॉज तो मेरे अपने नहीं है, हस्बैंड से मेरा कोई ऐसा, अभी शादी हुई है, ये सब हो रहा है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, पर जो मेरे अपने ब्लड रिलेटिव्स हैं, मदर है, फादर हैं, सिस्टर हैं, वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तब सबसे ज़्यादा आप पेन में आते हो जब आपके लव्ड वंस आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं या आपको नेग्लेक्ट करते हैं। मैं कहा ये लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और तब भी ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मतलब कोई ह्यूमैनिटी नहीं, कुछ नहीं। और इतना कंपैरिजन देखा है ना मैंने अपने घर में। मेरी हाफ सिस्टर जो है, बायोलॉजिकली हाफ सिस्टर है वो मेरी, उसके साथ मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर, बोथ फादर एंड मदर, और मेरे साथ बीइंग, मेरे फादर मेरे अपने थे, वो उसके फादर भी नहीं थे। मैंने बहुत अंतर देखा। मैंने ऐसा क्या है कि इसको इतना वो, और मुझे बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो ये जब सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप ब्लैंक हो जाते हो, नम हो जाते हो, आप एक्चुअली इमोशनली डम हो जाते हो, शट डाउन कर देते हो, वर्ल्ड से अपने आप को कट कर लेते हो, राइट आपको समझ ही नहीं आता आपको ज़िंदगी लेकर कहाँ जा रही है। और इसी बीच में मेरे 2 बच्चे हो गए। लाइफ है वायर, रोलर कोस्टर जिसे आप कह सकते हैं। और एक दिन ना मैं ऐसे ही बैठी थी अपने सोफे पे, माय हस्बैंड इज़ इनटू मार्केटिंग, तो हम बहुत जगह ट्रांसफर होता रहता था। आई वाज इन पुणे, जब मैं सोच रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। ऋषभ, यू वोंट बिलीव, जैसे कोई करिश्मा होता है ना, लोग सोचेंगे कि ये ट्रांस में बैठे, मतलब ये बैठी है सोफे पे, पर उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ट्रांस में चली गई, और एक बहुत बड़ी किताब मेरे सामने खुल गई रोशनी के साथ, और लिटरली उसके पन्ने पलटते चले गए, और कोई बैठा है और कह रहा है मैं असेंडेंट मास्टर ज़्यूज़ हूँ, और देख तू ये सब पास्ट लाइफ में करके आई थी। देखो सुना मैंने था कि आपके कर्म आपको देते हैं, तो आई यूज़ टू आस्क कि इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं मैंने कुछ ख़राब किया, पता अब पिछले जन्म का मुझे पता नहीं। तो ही स्टार्टेड शोइंग मी माई पास्ट लाइफ्स, एंड देयर आई केम टू नो एवरीथिंग, एंड फ्रॉम देयर आई केम टू नो कि मैं क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी, क्यों मैंने ऐसी सोल फैमिली अट्रैक्ट करी थी, सारा कुछ। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊँ, उससे मुझे शांति बहुत मिली थी, ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि एक आपको पता चलता है ना कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, इसमें एक बहुत बड़ी एक चीज़ आती है आपकी फ्री विल। कई चीज़ें होती है डेस्टाइंड, ये एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं, दो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, पर मैं आपको एक बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स भी ये बात बोलते हैं कि भाई देखो ठीक है तुम्हारा ये सब डेस्टिनी है, पर आपको एक फ्री विल भी दी जाती है। आप अपने कर्मों से, अपने एक्शन से, अपने डीड से, अपने इंटेंशन से कुछ भी चेंज कर सकते हो, राइट और ये पावर सबसे ज़्यादा एक मदर को दी जाती है कि चाहे बच्चे की जितनी ख़राब सिचुएशन हो, मदर अपने अनकंडीशनल लव से उसको ब्लेसिंग्स देके सब कुछ ठीक कर सकती है। मेरे केस में मुझे अपनी मदर का लव, ब्लेसिंग्स कुछ नहीं मिल रहा था, कभी मिला ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी अनवांटेड चाइल्ड। तो क्यों पैदा हो गई, जिसे हर वक्त किसी को रियलाइज़ नहीं कराया जाता कि तुम आई क्यों हो हमारे साथ, राइट। तो मेरी शादी हुई धीरे धीरे करके, जैसे क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस रुड़की, तो क्योंकि रिश्तेदारों का भी दबाव होता था, तो वो कभी बुलाती थी मुझे, कभी नहीं बुलाती थी, करते करते उन्होंने मुझसे सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए, जो मुझे समझ ही नहीं आता था ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। जब मैंने अपने ये रिकॉर्ड्स पढ़े और मुझे सब पता चला, तो ये भी पता चला कि आप
एक्शंस करते हो ना तो आप रिएक्शन और रिस्पॉन्ड मोड में भी होते हो। अगर आप रिएक्ट करते हो तो आप मतलब एंगर की एनर्जी जो आपके साथ जैसे हो रहा है ना, जैसे अगर आपने मुझसे गुस्से से बात की ऋषभ, तो मैं रिएक्शन गुस्से में ही दूंगी। पर अगर मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ तो आप चाहे मुझसे जैसे भी लैंग्वेज में बात करेंगे ना, चाहे जितनी हार्श लैंग्वेज या जितनी रफ लैंग्वेज, मैं आपको अवेयरनेस के साथ, सॉफ्टनेस के साथ ही रिस्पॉन्ड करूँगी। वो चीज़ आपका कार्मिक चेंज कर देता है। अननोइंगली आई वॉज डूइंग दैट, क्योंकि कहीं मैंने बचपन में पढ़ा होगा, सुना होगा कि आप अपने व्यवहार से सबको बदल सकते हो। सो दैट वॉज इम्बाइड इन मी। मैं वो करती थी, पर मुझे अननोइंगली हो रहा था, कुछ चेंज हुआ। वहाँ से ना मेरी डेस्टिनी चेंज होती चली गई। आई केम इन टू दिस लाइन। और मैं सही बताऊँ, अपने पूरे परिवार में, जैसे मैं अपने लॉस के साथ रहती हूँ, यही हीलिंग का काम मैं ही करती हूँ। आप बताओ, कोई मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसी हीलिंग कुछ एग्जिस्ट करती है या सब है? हम लोग तो जनरली एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पर तब से मेरी पूरी फैमिली का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। सो येस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जब मैं इतनी सैबोटेज थी, हर वक्त अपने आप को सेल्फ पिटी में रहती थी, हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करती थी। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई। आई एंटर्ड इन दिस लाइन, आकाशिक रिकॉर्ड्स करने लगी, फिर उसकी क्लासेस लेने लगी, फिर एक्सेस कॉन्शियसनेस में आई, जो डायरेक्टली आपकी बॉडी की सेल्स पे काम करता है। वहाँ से आपकी इनक्रिप्टेड स्टोरीज़ ख़त्म करता है। हम कहते हैं ना, आपके डीएनए में ये सब है, सारा कुछ। वहाँ से वो मेरा चेंज हुआ। सो यस, ड्रास्टिकली माई लाइफ चेंज्ड। ओके, तो एक्सिस कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। क्या चीज़ें होती हैं इसमें, किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे पता चलता है इसको ये किसी पेशेंट है या कोई भी परेशान है उसको ये ट्रीटमेंट देना चाहिए, और बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके? सो एक्सेस कॉन्शियसनेस की जो मैं सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ, आई कैन फैसिलिटेट 2 लेवल्स। उसके बाद उसके जो फाउंडर हैं गैरी डगलस और डॉक्टर डेन हीर, वो फैसिलिटेट करते हैं आगे के लेवल्स। मैं इसकी बार क्लास लेवल 1 और लेवल 2 फाउंडेशन ही कर सकती हूँ, जो 4.5 दिन का, दोनों मिला के 4.5 दिन के हैं। बार क्लास इज़ फॉर 1 डे, एक्सेस कॉन्शियसनेस फाउंडेशन इज़ फॉर 3.5 days। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक साथ करो एंड सी हाउ इट चेंजेस योर लाइफ। इसमें क्या होता है, हमारे सर पे 32 पॉइंट्स होते हैं। आप मानो या ना मानो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपकी रियलिटी डिसाइड करते हैं। आप अगर ये सोचते हो कि दुनिया बहुत अच्छी है तो आपको सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा। तभी तो कहते हैं अपने थॉट्स पे काम करो, एफर्मेशंस करो। ये सब इसीलिए बोला जाता है कि एफर्मेशंस करो, अपने थॉट पॉजिटिव लेकर आओ सब कुछ। तो अगर आपके साथ कुछ भी खराब हो रहा है तो अंदर की एनर्जी आपकी वैसी ही है। हम आपके वो पॉइंट ऑफ व्यूज़, आपके अंदर की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको अवेयरनेस में लाते हैं। देखो, हम लोग लाइफ मैनिफेस्टेशन में बहुत बातें करते हैं। मैं कहती हूँ मोमेंट बाय मोमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ। अगर आप इस मोमेंट पर, आपको अगर गाड़ी चाहिए और आप बेसमेंट पे हो, 10th लेवल पे गाड़ी है, आप उसे ले ही नहीं सकते जब तक आप अपनी वाइब्रेशंस हाई नहीं करोगे। और हाई कैसे करोगे? जब आप सारी लोअर एनर्जीज़ को डिस्कार्ड कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे विद ईज़ अपनी लाइफ से। तो है सब कुछ हमारे अंदर ही। 32 पॉइंट्स जो हमारे सर पे होते हैं, ये सारे आपके एंगर, रेज, फ्यूरी, हेल्पलेसनेस और जितनी भी आपने बातें, बिलीफ सिस्टम्स, कंडीशनिंग्स सोसाइटी से, अपने परिवार से ली हैं, उन सबको वो रिलीज़ करने लगता है। बहुत पुरानी कहावत है ना, एक हमारे यहाँ बोली जाती है, इंजीनियर का बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, राइट। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ये एक बिलीफ है। डॉक्टर का बेटा साइंटिस्ट भी बन सकता है, डॉक्टर का बेटा इंजीनियर भी बन सकता है, क्लर्क का बेटा भी मैंने देखा है कि इंजीनियर और डॉक्टर बना है। सब ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। उन लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। रोनाल्डो, उसने वाकई में अपने ऊपर बहुत काम किया है। एलन मस्क 13 ईयर्स में उसे रॉकेट बनाना आ गया था। आप देखो, उसने चेंज कर दिया सारा, वापस वो रॉकेट ले आया और करोड़ों रुपए उसने बचा लिए। सो दिस इज़ एवरीथिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो, वो वैसी ही आपके लिए शिफ्ट होने लगती है। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदलता है, और इसका जो क्लियरिंग स्टेटमेंट होता है ना, वो आपके डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। क्योंकि आप मानो ना मानो, सब कुछ स्टोर तो आपकी लाइफ चल तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से ही है। जितने भी बिलीव्स हैं, कंडीशनिंग्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो सारे के सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही। हम लोग कुछ ही लेवल्स पे तो परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो हमारा होता है, हेल्थ हो गया, कैरियर, जॉब, फिनेंसेस, रिलेशनशिप, फैमिली, यही चीज़ें हमें बॉदर करके रखती हैं। पर आप इन सबको चेंज कर सकते हो अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दो। कभी भी आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, पर अगर आप खुद से चेंज होना शुरू होते हो ना, तो आप देखो आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगता है। और एक्सेस में मैंने एक चीज़ सीखी है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एनर्जेटिकली एक इंसान 3.5 लाख लोगों से कनेक्टेड होता है। तो अगर आप अपना कोई
ऊपर काम कर रहे हो और आप रिलीज़ कर रहे हो वो हैवीनेस, पॉइंट ऑफ व्यूज़, तो वो और लोगों के भी रिलीज़ होते जाते हैं। मेरी फैमिली में ऐसा ही हुआ, काम सिर्फ मैंने किया पर मेरे हस्बैंड की भी एनर्जी चेंज हो गई, मेरे बच्चों की भी हो गई, मेरे इन लॉज की भी हो गई, मुझे लाइफ को फेस करना आया। हम लोग ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की बात करते हैं जो कि बेस्ड होता है थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस पे। वेरी फाइन थिंग एंड एवरीथिंग इज़ वाइट इन साइकोलॉजी, पर एक डार्क साइकोलॉजी होती है, अगर आपने कभी सुना हो तो, जो मैनिपुलेशन, कंट्रोल और गैस लाइटिंग पे काम करती है, राइट? हम एक्चुअली में इसको अच्छा नहीं मानते। डार्क साइकोलॉजी वर्ड ही बड़ा डिसीज में लाता है ना, हमें परेशान कर देता है, ये क्या गंदा सा वर्ड है। और आपको सच बताऊं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपके साथ ये टैक्टिक्स नहीं खेलेगा। दुनिया आपको मैनिपुलेट भी करती है, गैसलाइट भी करती है, कंट्रोल भी करती है। फैमिलीज में देख लो ना आप, ये जरूरी थोड़ी आप शेर को नहीं खाओगे तो शेर आपको नहीं खाएगा। दिस इज सच अ फुलिश थिंग, राइट? आपको अपने आप को तैयार, ठीक है आप हो वेजिटेरियन, आप नहीं करोगे, पर अपने आप को तैयार तो रखोगे, अपनी स्ट्रेंथ तो बनाओगे, पेड़ पे चढ़ना तो सीखोगे कि अगर बाई चांस आप जंगल में रहते हो और ऐसी सिचुएशन आपके पास आ गई तो आप अपने आप को बचाओगे ना। Correct. तो यही चीज़ एक्सेस कॉन्शियसनेस सिखाता है, फाउंडेशन क्लास 3.5 दिन की, जिसके लिए मैं ऑब्सेस्ड हूँ। आप मानोगे नहीं, वो हर चीज़ को लेता है। वो दुनिया में वो साफ बोलता है कि भैया दुनिया में हर तरह का इंसान है और तुम्हें डील करना आना चाहिए। यू हैव टू बी अ किलिंग एनर्जी। और आप किलिंग एनर्जी कैसे बनते हो? जब आप मैनिपुलेशंस को भी हैंडल करना जानते हो, आप गैसलाइट को भी हैंडल करना जानते हो। आप उनकी बुराई नहीं देख रहे, पर आपको उसे हैंडल करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरे को मैनिपुलेट करो, पर आप अगर नहीं जानोगे कि अगर मुझे कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो मैं उसे कैसे हैंडल करूं, तो दुनिया आपको मैनिपुलेट करेगी। आप देखो ना रिश्तेदारों में, आजकल मेरे पास इतने केसेस आते हैं जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। विक्टिम अपने आप को शो करेंगे, फिर उन्हें विक्टिमाइज करेंगे और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। राइट। मैंने आजकल ऋषभ इतना देखा है ना कि सीरियसली पेरेंट्स ना एक तरह से पपेट बन गए हैं बच्चों के। किस कदर कंट्रोल करते हैं सिचुएशंस को। सोशल मीडिया के इतने एडिक्शन में आ गए हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ जा कहाँ रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एडोलसेंट किड्स, 17, 18, 22, 23, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, डिस्टेंट कोचिंग करना शुरू कर देंगे, कोई हॉबी नहीं इनकलकेट करेंगे, कोई स्किल्स नहीं लेंगे। पेरेंट्स इस बात से परेशान होते हैं कि कैसे आगे लाइफ चलाएंगे। राइट। ये गैसलाइट करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को। फाउंडेशन आपको बताता है, एक तो ऐसी सारी स्टक एनर्जीज रिलीज़ करता है और फिर बताता है कि कैसे ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। कोई दुनिया में ये चीज़ आपको नहीं सिखाता। स्कूलिंग तो हमें सिखाई नहीं जाती ये सारी चीज़ें, पर आपको सोसाइटी में अगर रहना है तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप अगर देखो तो जितने भी नॉर्म्स बनते हैं फैमिली के, सोसाइटी के या ऑर्गेनाइजेशन के, वो तो रूल्स बना देते हैं गवर्नमेंट, और हम लोग उस पर चलना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ठीक है, गवर्नमेंट भी हमने चूज़ करी है, फैमिली भी हमने चूज़ करी है, पर उसमें रहते हुए उसके अलाउंस में आकर अवेयर होके आप अपनी भी रियलिटी बना सकते हो। आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ, ग्रेजुएशन किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उससे ज़्यादा मेरी कोई एजुकेशन नहीं थी। एंड माई हस्बैंड वॉज इनटू मार्केटिंग, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती थी उनकी। बच्चों को कौन संभालेगा, तो मैंने कभी जॉब ही नहीं करी थी, मैं तो सिर्फ दाल चावल कड़ी चावल बनाने वाली लेडी थी। ऑल ऑफ अ सडन मैं इस लाइन में आई, मैंने जाना कि भैया अपने फिनेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको लाइफ हैंडल करनी आनी चाहिए, आपको लाइफ को देखने का नज़रिया आना चाहिए, आपको डील करना आना चाहिए जिससे लोग आपको साबोटेज ना कर सकें। और सबसे पहले साबोटेज हम खुद अपने आप को करते हैं, हम खुद अपने लिए रास्ता बंद करते चले जाते हैं कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं। हमारे यहाँ इतना टाबू है ना एजुकेशन का, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम ये नहीं कर सकते, जो कि एक टाइम में मेरा बहुत ज़्यादा था। बट अब मैं रियलाइज़ करती हूँ नहीं, एजुकेशन से आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते। आप देखो सेंसस भी कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग IITians करते हैं, क्योंकि वो फेलियर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और ज़रा सी जॉब में या कहीं पे फेलियर हुई वो कर लेते हैं। तो जैसे आपने बताया इन सारी चीज़ों के बारे में, अब आकाशिक रिकॉर्ड्स पे बात कर लेते हैं। इसका हीलिंग प्रोसेस में क्या रोल रहता है, और पास्ट लाइफ के बारे में और ब्लॉकेज के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग? पता है क्या होता है, जब लोग मेरे पास आते हैं ना कि हमें देखना है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था, पहले तो मैं मना करती हूँ कि तुम्हें रीजनिंग से क्या लेना देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे रिलीज़ कर दो। एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू 4.5 दिन की क्लास है, हेड टू टो हम तुम पे काम करेंगे और उसको रिलीज़ करना शुरू करेंगे। पर बहुत लॉजिकल जो लोग नहीं होते और जो
हद से ज़्यादा चाहते हैं कि नहीं रीजनिंग में जाना, रीज़न जस्टिफिकेशन देखना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उनको ले जाती हूँ। तो मेरा एक मुझे, और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं, चैनल हुआ था मुझे, ये कोर्स मैंने 6 महीने का डिज़ाइन किया, जिसमें फिर मैं पास्ट लाइफ्स दिखाती हूँ, इस लाइफ के इश्यूज़ भी दिखाती हूँ, लोगों के साथ जो आपके ग्रजेस हैं, जो फीलिंग्स हैं, हार्श फीलिंग्स हैं, उन सबको कैसे आप रिलीज़ कर सकते हो, वो सब कुछ उनको मैं करवाती हूँ। 6 महीने का इंटेंस कोर्स है और हर हफ्ते इसकी एक क्लास होती है, और वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो ना उसकी एनर्जी सीप इन होती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लोग रीज़न जस्टिफिकेशन में जाते हैं ना, उनको अंदर से सीप इन करने में भी एनर्जीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज़ मेरा सबसे पहली चीज़ यही होती है कि भाई इसको छोड़ो, लॉजिक पे मत जाओ। और जो लोग लॉजिकल होते हैं ना, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर भी नहीं सकते अपना, वो पास्ट लाइफ देख भी नहीं सकते। तो उनके लिए आओ मेरे पास, मैं आपकी माइंड और बॉडी दोनों पे काम करूँगी, क्योंकि जब कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होता है, कोई भी हो सकता है, लाइक चाइल्डहुड अब्यूज़ हो गया, या ब्रेकअप हो गया, या मिसट्रस्ट हो गया, धोखा देना, या नेचुरल डिज़ास्टर ही, आपका ब्रेन ना एक शॉक स्टेट में आ जाता है, डेंजर उसमें एक्टिवेट हो जाता है, वो डेंजर फील करता है और सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहाँ पे वो शट डाउन हो जाता है, और फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। कई लोग ये जानते ही नहीं, वो सोचते हैं हर चीज़ माइंड से चलती है, जो कि मैं भी सोचती थी। जब मैं एक्सेस में आई ना ऋषभ, तब मुझे पता चला इक्वली आपकी बॉडी में मेमोरीज होती हैं, इक्वली आपकी बॉडी सब कुछ सेंस करती है। सिर्फ ये 5 सेंसेस नहीं है, आपकी स्किन भी है, आपके ऑर्गन्स भी हैं जो एक एक चीज़ को सेंस कर रहे हैं। तभी आप देखो ना, अगर किसी बच्चे को बचपन में प्यार नहीं मिला, या उसे रिजेक्शन दिया गया, या उसको इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं था, तो ऐसे बच्चे बहुत अबेंडन्ड फील करते हैं, रिजेक्शन में आ जाते हैं। क्यों? और उनकी ना बॉडी टाइट हो जाती है, चेस्ट पर से वो टाइटनेस फील करते हैं, उन्हें ना स्टमक में प्रेशर फील होता है, बैक में प्रेशर फील होता है, क्योंकि ये सारे इमोशनल ट्रॉमास उनकी फिजिकल बॉडी में रुक जाते हैं। विद टाइम माइंड तो वो मेमोरीज भूल जाएगा, सब वाइप ऑफ हो जाएंगी, नहीं रहेंगी, लेकिन वो सारी जो फीलिंग्स हैं और मेमोरीज हैं, इमोशंस हैं, वो आपकी बॉडी में स्टक हो जाते हैं। तो लोग इतना ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमें पेन हो रहा है, सारे टेस्ट होते हैं, पर कुछ नहीं निकलता। वो एक्चुअली में नी पेन, इधर उधर शिफ्टिंग पेन, बहुत परेशानियाँ, स्लीपलेस नाइट्स, आप सोकर उठे, आप टायर्ड फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सारी रात आपकी बॉडी अनसेफ फील कर रही थी और एक तरह से फाइट मोड में थी, सर्वाइवल के लिए अपना लड़ रही थी। इसी वजह से हम एक्सेस कॉन्शियसनेस में कुछ ऐसे बॉडी प्रोसेसेस होते हैं जो आपके ऊपर काम करते हैं और आपकी बॉडी को ईज़ में लाते हैं। जब आपकी बॉडी सेफ फील करती है और वहाँ से इमोशनल ट्रॉमा रिलीज़ होने लगता है ना, तब आपकी बॉडी खुलती है, तब आप अपने लिए सोच पाते हो, अपने लिए कुछ कर पाते हो। सो फर्स्ट मोडालिटी देखी मैंने कि जो बेसिकली माइंड, नर्वस सिस्टम और बॉडी पे एक साथ काम करती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और मैनिफेस्टेशन में आप सिर्फ माइंड से तो कर नहीं सकते, आपकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए। और आपने देखा होगा जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं वो अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हैं। Right. अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छे से कपड़े पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को पैम्पर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं। यही चीज़ हम हमेशा कहते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस में, प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो, माइंड पर ही नहीं, अपनी बॉडी पर भी ध्यान दो, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बॉडी के लिए ही कर रहे हो। बॉडी को ही अच्छा घर चाहिए, बॉडी को ही अच्छी कार चाहिए, बॉडी को ही अच्छा बिस्तर चाहिए सोने के लिए, अच्छा खाना, पैसा, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अगर आप सिर्फ सोल के लिए देखो, माइंड तो दिखता नहीं है, माइंड तो एक तरह से एनर्जी है, माइंड को थोड़ी ये सब सुख चाहिए तो सब आपकी फिजिकल बॉडी को चाहिए, है ना। तो फिजिकल बॉडी को भी इक्वली आपको पैम्पर करना है, उसको रिलीज़ करना है, सारे इमोशनल ट्रॉमास जो स्ट्रेस के रूप में होते हैं। और ट्रॉमास जनरली शेम और गिल्ट लेकर आते हैं, और जब इतना शेम और गिल्ट होता है ना, और आप लड़ रहे होते हो अपने अंदर से, मैंने देखा है जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स ये कोर्स करने के लिए, वो अपने आप से अंदर से लड़ रहे होते हैं, वो अननेसेसरी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपने आप को पनिश करते हैं, चाहे उनकी गलती हो ना हो। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा होता है। तो आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें एक कॉमन केसेस किस तरह के होते हैं, क्या किस प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं? मेरे पास ना अब्यूज़ के केसेस बहुत आते हैं। चाइल्ड अब्यूज़, वो फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, वर्बल अब्यूज़ भी हो सकता है। कई केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें पेरेंट्स ने लिटरली बच्चे को छोड़ दिया, जैसे मेरा केस था। ठीक है, घर में पाल रहे हैं लेकिन छोड़ दिया, वही नहीं। लेकिन हाँ, चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत केसेस आते हैं मेरे पास, हम माने ना माने, हमारी सोसाइटी में ये एक है, और इसका बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। बच्चे कभी भी अपनी बॉडी में ना सेफ़ नहीं फील कर पाते, अंधेरे में जाने से डरते हैं, टच
उस टाइम हम उनके ऊपर टच थेरेपी करते हैं, जो फाउंडेशन में और बार्स में फर्स्ट और सेकंड लेवल में हम इंटेंस उनकी फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं और उनकी बॉडी से वैसी स्टक एनर्जीज रिलीज कराते हैं, क्योंकि एक बच्चे का ना पूरा मोरल डाउन हो जाता है जब उसके साथ अब्यूज होता है। आपकी इस बात से मुझे अभी हाल ही में एक घटना घटी थी महाकुंभ में, और उसकी आईआईटी वाले बाबा बड़े प्रसिद्ध हुए थे, तो उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि उनके फादर ने मदर ने उनको पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें की, आईआईटी में वो गए, उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता से नाराज़ थे, बिकॉज उनको जो चाइल्डिश टाइम में जो पैम्परिंग देनी थी, जो लव चाहिए था, जो केयरिंग चाहिए थी, उनको नहीं मिली। उनका कहना था कि मुझे पढ़ाया लिखाया सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अच्छा बनने के लिए, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ और मैं पैसे दे रहा हूँ आपको। मैं आज आपको जिस लव की, जिस केयर की ज़रूरत है, वो तो आपने मुझे नहीं दिया ना, तो मैं कैसे दे दूँ? तो ये आपने जो बताया उससे मेरे को अभी हाल ही में एक किस्सा घटा था तो मुझे याद आया। ऋषभ, आपको एक बात बताऊँ, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे भी ना पहले ये बात पता नहीं थी। पहले मैं ये सोचती थी कि हम लोग अपने पेरेंट्स चूज़ करते हैं एज अ सोल लेवल पे। आपने सुना भी होगा कि कार्मिक होता है, तुमने ये पेरेंट्स चूज़ किया, जो कि सच है, मैं ये डिनाई नहीं करी। लेकिन आप देखो, केयर कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं बच्चे की। राइट। पैसा कौन खर्च करता है? पेरेंट्स करते हैं। तो पेरेंट्स का भी कार्मिक बच्चों के साथ होता है। पेरेंट्स भी बच्चे चूज़ करते हैं कि हमें इनके साथ अपना कार्मिक पूरा करना है। आप समझ गए? तो ऐसा नहीं होता कि अगर बच्चे पेरेंट्स चूज़ करते हैं तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पेरेंट्स भी बच्चों को चूज़ करते हैं। और ये बात अब मैंने जान ली कि चाहे जितनी ख़राब सिचुएशन हो, पेरेंट्स हर सिचुएशन चेंज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए विद अनकंडीशनल लव, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। वो ठीक है कि हम माँ को ना एक बहुत हायर पेडिस्ट्रियन पे रख देते हैं भगवान की तरह से। भाई उसकी भी अपनी ज़िंदगी रही है, उसके भी चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, वो भी एक परिवार से आई है, उसने क्या देखा, फिर ससुराल में उसके क्या रहे। लेकिन जब आप एक पेरेंट बनते हो, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नेचर ने दी है आपको कि भाई आपको उसे अच्छे से पालना पोसना है। उसमें कोई रीजनिंग नहीं। जैसे मेरी मदर कहती थी कि तेरी जो हाफ सिस्टर है ये तो बहुत बीमार पैदा हुई तो मुझे इसकी सर्जरीज करानी पड़ी और ये सब। तो एक बहुत नेचुरल चीज़ आती है कि भाई जब तुम सर्जरी करा चुकी थी तब तो तुम घर पे थी, तब भी तुमने मेरा ध्यान नहीं दिया, छोटी छोटी चीज़ों में भी तुमने कभी देखा ही नहीं। तो आप ब्लेम गेम में चले जाते हो, आप अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने लगते हो, आप इन लॉज को ब्लेम करने लगते हो। आप किसी भी चीज़ को ब्लेम कर सकते हो, वो आपकी फ्री विल है, लेकिन जहाँ आपने ब्लेम किया ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप अगर अपने ऊपर चार्ज नहीं ले रहे हो तो आप उसे ठीक भी ही नहीं कर सकते। और यही सच है। मैं आजकल इतने केसेस देखती हूँ जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं। अभी मैं कल ही किसी पेरेंट्स से मिली जो गुड़गांव से मेरे पास आया। वो बड़े परेशान हो रहे थे कि हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, हमसे अब कोई मतलब नहीं रखता है, कोई कनेक्शन उसने सब ख़त्म कर दिया। तो मैंने ना उन्हें एक बहुत ही छोटी सी बात बोली। मैंने कहा सर आप कुछ भी कहिए, देखिए कुछ तो कार्मिक होता है, पैटर्न्स होते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेटली बचपन में ऐसा हुआ होता है जो आप एज अ पेरेंट समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे हमारे तो हालात ऐसे थे, लेकिन बच्चा हालात नहीं देखेगा। मैं आपको सही बताऊं ऋषभ, मैं जिस फैमिली में पली बड़ी हूँ ना, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। 3 मेरे चाचा चाची थे, मेरी बुआ फूफा थी, मेरे अपने पापा थे, मेरे आगे एक तो हाफ सिस्टर हो गई, बाकी अपने 2 रियल ब्रदर्स थे मेरे। मैंने सबके लिए सेम फैमिली थी, बल्कि मेरी जो बीच वाली चाची थी उनके लिए तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि किसी ने अपने बच्चों को नेगलेक्ट किया हो। तो ये आपकी इंडिविजुअल आपके ऊपर होता है कि आप लाइफ को कैसे लेते हो। मैं ऐसी अपब्रिंगिंग से आई, ऐसी मुझे कंडीशनिंग मिली। अब मेरे पास भी था कि या तो मैं अपने बच्चों को वैसे ही पालती, मैंने अपनी चॉइसेस यूज़ करी, या तो अपने पेरेंट्स जैसे पालूं या बहुत अच्छे से पालूं। मुझे बहुत ग्रजेस थे कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया। दो माय फादर वाज प्रोफेसर इन आईआईटी रुड़की, आर्किटेक्ट थे, आईआईटीएन थे, आईआईटी से उन्होंने आर्किटेक्चर किया था, और कभी उन्हें कोई मतलब ही नहीं था ये पढ़ रही है, कैसी है, क्या हो रहा है इसके साथ घर में, मेरी वाइफ इसके साथ कैसे डील कर रही है। ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि अब मैं सोल पे बहुत काम करती हूँ, आई एम अ मीडियम ऑल्सो, मैंने देखा है पेरेंट्स के कर्मा बच्चों पे आते हैं। जो कर्स और ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो एनर्जी की फॉर्म में आती हैं, वो आप देख नहीं सकते, पर बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से कहा जाता है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं या विदेश में रह के पढ़ते हैं, वो अपने पेरेंट्स से उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते अगर बड़े आप होके। उन्हें चाइल्डहुड में भेज देते हो ना, तो मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया था
मेरे सामने उसके पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है और मैंने कहा आप उठा लो, कोई बात नहीं, कर रहे हैं फ़ोन, पापा लिखा हुआ था ऊपर, मैंने कहा कर लो। छोड़ो ना, जब हमें इनकी ज़रूरत थी तो ये थे क्या हमारे साथ, बचपन में ही डाल दिया था हॉस्टल में। जिस वे में उसने बात करी, मैं समझ गई कि इसके पेरेंट्स ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर हम बच्चों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बहुत आसान होता है बच्चों को ब्लेम करना। कोई भी मदर फादर अपने आप को नहीं देखते कि हमारे तो हालात ऐसे थे, हमें तो हमारे फादर ने ऐसे नहीं करने दिया, हम तो जॉइंट फैमिली, सबकी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, सब कुछ है। ऋषभ, यू वोंट बिलीव, मेरी जब शादी हुई थी मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं थी। मैं आपको सही बताऊँ, आप हंसोगे, 2,500 रुपये वो महीना कमा रहे थे, राइट। एंड जब मेरा बेबी हुआ, पहला बेटा था, तो मैं हमारे यहाँ ना सूतक लग जाता है और अंधेरे कमरे में जच्चा बच्चा को लिटाया जाता है, वो रोशनी नहीं ला देती, कुछ कहते हैं कि बदन कच्चा हो जाता है। हाँ, 40 डेज़ का होता है मेरे, हाँ, तो लाइट भी नहीं जलती है कि आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, बदन कच्चा होता है, पता नहीं बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। तो मैं अपने बेटे को ना गोदी में लिए बैठी रहती थी और मैं कहती थी तू ना बहुत पढ़ेगा, बहुत इंटेलिजेंट बनेगा, और तू वर्ल्ड की, इंडिया भी नहीं बोलती थी मैं, तो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मेरे पापा 29 कंट्रीज़ घूमे हुए थे, डबल एमार्च थे, उन्होंने नीदरलैंड से स्कॉलरशिप पे एमार्च कर रखी थी, और उन्होंने कभी मेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे इस बात की तकलीफ़ थी, तो मैं अपने बेटे को ना ये फीड करती थी, क्योंकि हम सब ने गीता में, महाभारत में पढ़ा है कि फॉर्मेटिव डेज जब बच्चा वूम में होता है या पैदा होता है तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ये हम पढ़ते थे ना अभिमन्यु के रूप में, तो ये मुझे पता था, मैं भरती थी उस टाइम। अगर आप मेरे घर का हाल देखते ना तो कहते ये क्या बोल रही है, ये अफोर्ड भी कर सकती है, सच में ये पॉसिबल है। बट देखो कैसे चेंज होता है आपकी इंटेंशन से सब कुछ। वी वर इन कोलकाता जब और मेरा बेटा 10th कर रहा था, ही वॉज वेरी शार्प, चेस खेलता था नेशनल लेवल पे। पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज हुई, हम द्वारका आ गए और किसी ने हमें सजेस्ट किया कि अरावली पाथवेज में डलवाओ इसे। ही गॉट देयर, और फिर वहाँ से जब वो निकला है ना, ही वॉज द टॉपर, और इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन अमेरिका US में उसका एडमिशन हुआ। टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड की, और उसमें टॉप 3 एस्ट्रोफिजिक्स करने गया था वो। ग्रेट। देखो कैसे चेंज होता है। और तब मुझे याद आया कि अरे ये तो मैं बोला करती थी कभी, मैं तो भूल भी गई थी ये 15-16 साल पुरानी बात। आप समझ गए, जब वो 15 साल का था, 17 साल का था तब गया था, और मैं भूल चुकी थी। जब उसका एडमिशन हो गया, मेरे बहुत सारे जो दुख थे ना वो उसकी एजुकेशन से उससे ख़त्म होते चले गए। मैं अगला सवाल लूँगा, उससे पहले मैं अभी जो है आपसे चाहता हूँ कि जो दर्शक हमारे ये देख रहे हैं उनको ज़रूर बताएं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बच्चों जब असफल होते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, एक तरीके से कोसा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ये सारी चीज़ें। वो हमारे रिलेटिव्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे मदर फादर कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पाथ पे, हमारी जर्नी पे कितना पड़ता है, इसके बारे में ज़रूर हमारे इंडियन पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कुछ। ऋषभ, आपको ये बात हूँ, आप जिस तरह, जिस टोन में और जिस वॉइस में अपने बच्चों से बात करते हो ना, वो उनकी इनर वॉइस बन जाती है। कभी देख लेना, आज आप अकेले बैठे हो, आप कोई काम करोगे और अंदर से एक आवाज़ आएगी, वो आपकी इनर वॉइस, पता है, अगर आप आंखें बंद करके सच में सोचोगे ना ये कहाँ से है, तो आपको रियलाइज़ होगा या तो मम्मी ने बोला, या पापा ने बोला, या भाई बहन ने बोला, या दादा चाचा नानी, जिससे भी आपके कॉर्ड ज़्यादा अटैच्ड हैं उसने बोला। एक सड़क चलता आपको कुछ बोलेगा, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जिससे आपकी कॉर्ड्स बहुत अटैच्ड होती है ना, जिससे एक बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, प्यार वाला, हमेशा उसकी बात दर्द देती है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा बोलो। पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा काम होता है, चाहे जो भी हो जाए, बच्चे को डिसहार्टन मत करो, क्योंकि अब ये भी प्रूव हो चुका है। आप देखो जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस होता है सब कुछ। एलन मस्क क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन वो हार्वर्ड नहीं गया, पर आज उसके यहाँ हार्वर्ड के लोग काम करते हैं उसके अंडर में। आप देख लो जितने भी बड़े, धीरू भाई अंबानी हैं, रिलायंस वाले हैं, क्या पढ़े लिखे थे वो? कुछ थे, धीरू भाई अंबानी तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पर एक IITians बाहर के लोग उनके अंडर में काम करते थे। एक्सपीरियंस होता है। मैंने इतने बच्चों को देखा है ना कि जिनके पेरेंट्स ने उनको कभी कुछ नहीं कहा, वो बहुत राइज कर गए, क्योंकि उन्हें पता था। इसे देख लो, अभी राज शमानी आजकल बहुत आ रहा है, वो अपनी स्टोरी डिस्कस करता है कि मैं तो बैक बेंचर था, पढ़ाया नहीं लिया, लेकिन मदर फादर ने कभी उसे कुछ बोला ही नहीं। वो फेल हुआ, अपने कैरियर में फेल हुआ, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। भाई देखो, सक्सेस तो आनी जानी चीज़ है, ग्राफ कभी हमेशा ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे अप डाउन होता रहता है। Correct. लेकिन अंदर से तुम्हारे मरना नहीं चाहिए, डोंट गिव अप। और वो स्ट्रेंथ आपसे को कहाँ से मिलती है? हमेशा अपने पेरेंट्स से मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, तो क्या हो गया, ये नहीं तो कुछ और सही, और नहीं तो कुछ और सही। मेरी अपनी बेटी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी,
12th में अच्छे मार्क्स लाई थी, 85-87%, पर और अच्छे ला सकती थी, पर कुछ सब्जेक्ट्स उसके पसंद के नहीं थे। पर आज वो बहुत अच्छा कर रही है अपने कैरियर में। एक्सपीरियंस आपका कहाँ से आएगा? जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, कैसे आपसे बात कर रहे हैं, आपके फैमिली का माहौल। हर एक कोई रिच नहीं होता, हम भी रिच नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन खाओगे तो वही 2 रोटी, प्यार मोहब्बत से बैठ के अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आपका मन परेशान होगा ना, बॉडी उस पर आएगा इफेक्ट, तभी सारी बीमारियां आती हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू हम वो ठीक करते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा काम होता है, किसी भी हालत में अपने बच्चे को डिसहार्टन मत करो। बहुत कोई बात नहीं बेटा, ये क्या हो गया, कोई ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई तेरी, आगे बहुत पड़ी है, कुछ और कर लेना, कुछ और कर लेना। और आप देखो आजकल तो कितनी चीज़ें हैं करने के लिए। राइट। आजकल कोई स्कोप का कम ही है क्या? मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे पास आती हैं लेडीज जैसे बड़ी डिसहार्टन आती हैं, वो मुझसे एक्सेस कॉन्शियसनेस का कोर्स करती हैं, अवेयरनेस आती है, क्लाउड किचन शुरू कर देती है। भैया महीने के लाख रुपए कमा रही हैं, पढ़ी लिखी 10वीं 12वीं भी नहीं है। राइट। और आजकल हर एक कोई घर का खाना पसंद करता है, और हर सोसाइटी में बैचलर्स रहते हैं जो ऑफिस जाते हैं, टिफिन डब्बा लगा दिया, जितने मांगते हैं देते हैं, क्योंकि घर के खाना रोटी आ रही है। राइट। तो आपको आइडियाज़ होने चाहिए। आजकल फिर से क्रोशिया आ गया, आजकल फिर से वैसे पॉट्स आ गए, आजकल फिर से हैंड वूवन आ गया, उसका कोई तोड़ थोड़ी है। ये बात आपने जिस तरह से समझाई है, मुझे लगता है कि इंडियन पेरेंट्स को ये बात बहुत समझनी चाहिए, क्योंकि ये बेशक बहुत छोटी सी बात है कि यहाँ पे माँ बाप तो बोलते ही हैं, लेकिन कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है बच्चों की लाइफ में, ये एक बड़ी बात है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा। आप कहते हैं कि एक्सेस कॉन्शियसनेस से अपनी बॉडी सेल्स को हील करो, ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे रील्स में मैंने देखा था। तो क्या फिजिकल इलनेस को ठीक किया जा सकता है हीलिंग के माध्यम से? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे L4 L5 की प्रॉब्लम है। मेरे पास एक सोराइसिस केस आया था, स्किन डैमेज होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ईचिंग होती है, वो मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस से ठीक किया था। टाइम लगा था, लेकिन वो मैंने किया था। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, आइलमेंट है, कुछ भी है, सीधा साधा इमोशंस, स्टक इमोशंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग है, कोई ट्रॉमास हैं, स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी में स्टक हो चुका है। अब ये इस लाइफ का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, जो डीएनए की फॉर्म में आपके पास आ रहा है। आपको क्या लेना पिछले जन्म में क्या हुआ, रीज़न जस्टिफिकेशन में क्यों जाना? आओ हमारे पास, 4.5 दिन में हम पॉइंट्स आपके राउंड करेंगे, वो आपकी बॉडी से रिलीज़ करता है सब कुछ। मुझे इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनीज रिव्यूज़ मिले हैं कि लोगों ने कहा है कि ऐसा लगा जैसे इतने हल्के हो गए, हवा में उड़ने लगे, हमारी डील्स, फिनेंसेस के डील्स क्रैक होने लगी, हमारे कोर्ट केसेस रिजॉल्व हो गए जो सालों से चल रहे थे। और हमें बहुत, हम स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे। एक इंसान का तो थायराइड ठीक हो गया था 4.5 दिन की क्लास के बाद, उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। इट्स अ मैजिकल क्लास, मिराकुलस, जो मैं हमेशा कहती हूँ। सो बहुत सुंदर मोडालिटी है, और हम लोगों को ना एक्चुअली में दुनिया सिखाती है कि पेन में ही ज़िंदगी चलती है। तुम अगर आज इतने खुश हो ना, तो एक सीलिंग लगा दी, अब तुम्हें रोना पड़ेगा। बोलते हैं ना ये, मतलब आपने अपर सीलिंग सेट कर दी, ये सच नहीं है। आप हमेशा बहुत खुश रह सकते हो। मैं तो मोमेंट बाय मोमेंट अपने लिए ईज, जॉय, ग्लोरी, हैप्पीनेस और रिचनेस, वेल्थ चूज़ करती हूँ। इट्स अ चॉइस। आपकी पूरी लाइफ चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। लोग चॉइस बनाने से डरते हैं ऋषभ, चॉइस करते ही नहीं है। अच्छा अगर मुझे ये मिल गया, में जाते हैं लोग, हाँ, चॉइसेस में नहीं जाते। अच्छा अगर ये मुझे मिल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, नहीं मुझको नहीं चाहिए, फिर तो ये मुझे, हाँ वो तो ये मुझे सोचेगा मैं बहुत ईगो वाला हो गया, मैं बहुत प्राइड में आ गया, मैं घमंडी हो गया, मैं ऐसा हो गया, मुझे सब लोग मुझे कैसे घूर घूर के देखेंगे। अरे भाई देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम देखने वाली चीज़ों तो देख रहे हैं तुमको, उनको लेना है वो भी ले ले, लेकिन लोग सिर्फ जेलस और कंपैरिजन में रह जाते हैं, जो आपको कहीं नहीं लेके जाता और साबोटेज ही करता है। तो ये बात आपने जो बताई है, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को समझ में आई होगी, और वो शायद इससे रिलेट कर पाएँ और चीज़ों में सुधार कर पाएँ, मे बी, उम्मीद तो यही है। आपके फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करते हैं, वो किस तरह से लोगों को हेल्प करता है? फाउंडेशन एक्चुअली में सिर्फ माइंड ही नहीं, बॉडी पे भी काम करता है। उसके जो बॉडी प्रोसेसेस होते हैं ना, इम्यून सिस्टम, आप देखो अगर बॉडी में कोई भी परेशानी, पेन, डिजीज़, इलनेस होती है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। ये हर एक कोई जानता है। हम इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, हम सारे पेन पॉइंट्स रिलीज़ करते हैं। जितने भी स्टक जजमेंट्स हैं आपके, देखो आपकी जो सोच है वही आपके लिए परेशानी का कारण है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो उसके थ्रू हम वो सारी सोच आपकी बदलते हैं। आपको जैसे ही अवेयरनेस आती है ना, आपकी रिलेशनशिप चेंज होने लगती है। आपको अवेयरनेस आई, आपके फिनेंसेस ठीक हो गए, आपको अवेयरनेस आई, आपकी हेल्थ ठीक हो गई, आपको अवेयरनेस आई, आपका कैरियर ठीक हो गया। वर्बल प्रोसेसेस होते हैं, जब हम उनके ऊपर काम करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं उनका पास्ट ट्रॉमा और प्रेजेंट के इश्यूज़, उनके फिनेंसेस हील होने लगते हैं।
क्लास में बैठे बैठे मैसेजेस आ गए कि 9 लाख रुपए आ गए, 40,000 रुपए जहाँ इतने साल से अटके हुए थे वो आने शुरू हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, क्योंकि स्टक सब कुछ आपके अंदर ही है। अंदर जाके ट्रांसफॉर्म करके एनर्जीज़ को हम बहुत वर्बल प्रोसेसेस से सारा कुछ रिलीज़ करने लगते हैं, और जैसे ही रिलीजिंग शुरू होती है आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने लिए ग्रेटर चूज़ करो। आप चॉइसेस बनाने में क्यों डरते हो? क्योंकि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि आप चॉइस बना के अपने लिए ईज़ भी चूज़ कर सकते हो। आप फाउंडेशन में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को दूसरी तरह से लेके जा सकते हो। और बहुत प्रोसेसेस होते हैं इसमें, जैसे नंबर्स के थ्रू आप कॉन्शियसनेस चूज़ कर सकते हो। एक्चुअली में कॉन्शियसनेस होती क्या है? कॉन्शियसनेस यही तो होती है कि आप जिस लेवल पर अभी हो उससे हायर लेवल पे चले जाओ, मतलब कि लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशंस में जाके आपका बिगर पर्सपेक्टिव हो जाता है ज़िंदगी को देखने का, और फिर आप अपने लिए चॉइसेस बना के अच्छी ज़िंदगी अपने लिए जियो। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट रखा है। उस दुनिया, अपनी जो फैमिली की दुनिया थी उससे निकल के अपने लिए कुछ और चूज़ किया है, और तब वो आगे बढ़े हैं। एक नॉर्मल आदमी जो मेरे जैसा है वो किसी हीलर या किसी ऐसे पर्सन के पास नहीं जाता और एक नॉर्मली अपनी लाइफ, अपना जीवन यापन कर रहा है, वो एक्सेस कॉन्शियसनेस से अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकता है, कैसे अपने आप को सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकता है? तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत सुंदर चीज़ है। लोग सोचते हैं अगर हमें कोई परेशानी है तभी एक्सेस कॉन्शियसनेस हमारे काम आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी लेवल पर हो, आप बहुत खुश हो, आपने कहा ना कि कोई परेशानी है, तो आप इस लेवल पे, मैं मान रही हूँ ये बहुत अच्छा लेवल है, ये उससे हायर ही आपको लेकर जाएगा। उसके प्रोसेसेस जो हैं वो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ खोल देंगे, बिगर पिक्चर आपके सामने ले आएंगे। आप चूज़ करना, जो अगर थोड़ा बहुत आपको डर भी होगा ना कि पता नहीं ये लूँ ना लूँ, ऐसे करूँ ना करूँ, या कोई जनरेशनल ट्रॉमा है मेरी फैमिली में, या एंसेस्टर कर्स है, वो सब रिलीज़ करना शुरू हो जाता है आपका, और बहुत ब्यूटीफुली और इफ़ेक्टिवली पावरफुल। मैं आपको बताऊँ, एक टाइम में मैं इतनी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किया करती थी कि मैंने 3 पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस एक दिन में किए हैं। महीने में 50 कर रही हूँ, 60 कर रही हूँ, और सिर्फ रोना धोना, पास्ट में हम ये करके आए, ये सब करके आए। मैं कहती हूँ भैया कुछ मत देखो, प्रेजेंट में हो, चलो पास्ट को डिस्कार्ड करो और नई चॉइसेस बनाना शुरू करो, नई लाइफ को अपनी हायर लेवल पर लेके जाओ, जहाँ पे आप अपने लिए बड़ा क्रिएट कर सकते हो। इतनी मोडालिटीज़ करी, पर जितनी फास्ट और पोटेंटली और इफ़ेक्टिवली ये काम करती है ना, मैंने कोई मोडालिटी नहीं देखी। और वैसे भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ रीज़न जानने के लिए होता है कि हाँ चलो ठीक है, आपका हॉरिजन वाइडन हो गया, कि ये जो अभी रीज़न हो, ये जो मेरी लाइफ में अभी चल रहा है उसका रीज़न यहाँ से पास से आ रहा है, दैट्स इट। आप क्रिएट नहीं कर पा रहे कुछ, बल्कि आप जब देखते हो ना, आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, ट्रॉमा आता है, वो आपको शेम और गिल्ट लाता है, हेल्पलेसनेस लाता है। कितने लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हमने ऐसा किया इसलिए ये सब हमारे साथ हो रहा है, और आप गिल्ट में आ जाते हो और आपको शेम फील होती है, हेल्पलेसनेस फील होती है कि मैं कैसे चीज़ करूँ। एक्सेस ऐसे सारे इमोशंस पे काम करता है और उसे आपकी बॉडी से रिलीज़ करता है। स्टोर तो सब आपकी फिजिकल बॉडी में ही है ना, ये सारे इमोशंस, शेम के, रिग्रेट के, फ्यूरी के, रिवेंज के, हेल्पलेसनेस के, गिल्ट के, ग्रीफ के, वो सब वहाँ से वाइप ऑफ करके आपको ईज़ में लाता है। और जब आप ईज़ में होते हो ना, तभी आप चॉइसेस बना सकते हो। और जैसे ही आप चॉइस बनाते हो, क्योंकि आप ईज़ में हो, आप हायर, आपकी वाइब्रेशंस चली गई, तो आप फ़ौरन आपके लिए वो एक्चुअलाइज होने लगती हैं चीज़ें। तो मैनिफेस्टेशन का बहुत बढ़िया तरीका है, फाउंडेशन कर लो भी 4.5 दिन का हमारे साथ, एक्सेस कॉन्शियसनेस का मतलब बार्स इन फाउंडेशन, एंड सी हाउ इट चेंजेस योर लाइफ। ओके, 4.5 दिन उन्हें बिताने पड़ेंगे पहले, उसके बाद कर सकते हो। भाई सही सफाई होती है ना 4.5 दिन में, हम आपके माइंड से, नर्वस सिस्टम से, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है डीपली, और आपकी बॉडी से सारी स्टक इमोशंस और फीलिंग्स रिलीज कर रहे हैं ना, तभी तो आप कर पाओगे आगे, तभी तो आप हायर वाइब्रेशंस पे जाओगे। जाते जाते कोई सजेशन, कोई सुझाव लोगों के लिए? अपने ऊपर बहुत ध्यान दो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, अपने आप से कमिटमेंट रखो, अपनी लाइफ का चार्ज खुद लो, दूसरे के हाथ में मत दो, चाहे वो कोई जितना भी आपका अपना हो। देखो मैं भी एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वाइफ हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, नंद भी हूँ, बहू भी हूँ, माँ भी हूँ, सब है। लेकिन अब मैंने ये जाना है कि भैया मेरी लाइफ मेरी अपनी है, मैं अपने हिसाब से उसका चार्ज लूँगी, मैं अपनी लाइफ से कमिटेड हूँ 100%। मुझे जो करना है वो करना है, सबके लिए मैंने टाइम डिसाइड कर रखा है, पर मैंने अपने आप को प्रायोरिटी बना रखा है। ट्रस्ट मी, लेडीज़ अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं बना पाती। इसमें कुछ ऐसा ऑफेंस नहीं है, मतलब आपकी भी चॉइस है, लेकिन हमें घर के काम देखने हैं। भाई तुम्हारी
डायबिटीज़ की दवाई है, लेकिन पहले घर के जेंट्स खा ले तब मैं खाऊंगी खाना और फिर मैं दवाई खाऊंगी, चाहे उनकी तबीयत और डिटोरेट ही होती चली जाए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, और ये आपने अपने भी घर में देखा होगा, आप भी एक फैमिली से हैं भाई, मदर भी होंगी, दादी भी होंगी, पहले ये हो जाए ऐसे हो जाए तब मैं अपने लिए देखूंगी। इतनी डिपेंडेंसी होती है ना जेंट्स के ऊपर। मैं आपको अपनी दादी की बात बताती हूँ। मेरी दादी की, मैंने ज़िंदगी भर अपनी दादी को देखा, तेरे बाबा आएंगे, उनके लिए थाली लग रही है, खाना, उनके कपड़े, वो पान खाते थे तो उनका पान पूरे टाइम वो बस मेरे दादा के आगे पीछे घूमती रहती थी। और जब वो एक्सपायर हुए विद इन अ मंथ उन्हें आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस किस होता है? बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, मुड़ने लगते हैं हाथ पे। और बोन्स मेटाफिजिकल वर्ल्ड में बताते हैं कि ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम पूरा उन्होंने अपने हस्बैंड को बना रखा था। लेडीज़ ऐसी ही होती हैं कि उनकी पूरी दुनिया उनका घर, उनके बच्चे, उनका हस्बैंड और यही सब होता है। तो कहाँ आपने अपने आप को प्रायोरिटी बनाई? आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो। इस पॉडकास्ट का मोटिव यही निकलता है, वर्षा संगल जी ये कह के जा रही हैं कि सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को, आसपास वाले लोगों को, जो करीबी हैं, उनको कुछ भी भला बुरा कहने से पहले सोचें और ना कहें। ठीक है, होता रहता है और लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है। ख़ास तौर से बच्चों को कोसना और उनके फेलियर्स में उनसे अलग हो जाना, उन्हें अकेला छोड़ देना, ऐसा ना करें, क्योंकि ये उनकी लाइफ पाथ पे और उनके जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज़, मैं वर्षा संगल जी ये कह के जा रही हैं कि ख़ुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद के लिए समय निकालिए, खुद को वक्त दीजिए, क्योंकि वही सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद बाकी के लोग हैं, वो भी प्रायोरिटी है, लेकिन आपकी खुद की प्रायोरिटी सबसे पहले है। थैंक यू सो मच वर्षा जी, तमाम जानकारियाँ साझा की आपने, तमाम एक्सपीरियंस आपने साझा किए, तमाम चीज़ें आपने साझा की और आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऋषभ, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे जनरली लोग अवेयर नहीं होते, और ऐसा नया टॉपिक और इतने इंक्यूजिटिव वे में जिस तरह से आपने पूछा और आपने जेन्युइनली इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो समझ में आ रहा था कि आपके अंदर से निकल रहे हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थी वर्षा संगल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं और उन गलतियों को किस तरह से हम सुधार सकते हैं, और सुधारने के बाद अपने बच्चों का जीवन भी उससे सुधार सकते हैं। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इसी के साथ इस पॉडकास्ट का लिंक उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो अपने बच्चों के लिए उल्टा सीधा गलत बोलते रहते हैं, उन्हें ज़रूर दिखाइएगा। आगे किस टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना कोई सुझाव हो तो ज़रूर छोड़िएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। नमस्कार।